हेलो बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि संगठन का जो ये ढांचा होता है या संगठन के ढांचे उसके कितने प्रकार हैं उनके बारे में बताना है और इसके लाभ हानि भी बताने हैं। वैसे संगठन के जो ढांचे हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में केवल 2 ही प्रकार के हैं। तो एक है आपका कार्यात्मक संगठन ढांचा, यानी कि जिसको हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक है डिविजनल स्ट्रक्चर। एक कार्यात्मक ढांचा और दूसरा प्रभागीय ढांचा, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो ये ढांचे हैं क्या, नाम से बड़ा अजीबोगरीब लग रहे हैं, लेकिन है बिल्कुल ही सिंपल चीज़। तो जब हम अपनी जितनी भी हमारी समस्त क्रियाएं हैं, जो मैं आपको पहला प्रकार बता रहा हूँ, जितनी भी हमारी समस्त क्रियाएं हैं कि हमारे यहाँ पर माल खरीदा भी जाता है, माल बेचा भी जाता है, पैसे का भी काम देखा जाता है, पैसे की उपलब्धता को भी देखा जाता है, अकाउंट्स का भी काम किया जाता है, माल को बेचने का भी काम किया जाता है, माल के रखरखाव का भी काम किया जाता है, माल को स्टोर करके भी रखा जाता है लंबे समय के लिए। हम आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, अनुसंधान का काम भी करते हैं। तो जितनी भी व्यवसाय की क्रियाएं हैं, हमने सारी की सारी क्रियाओं को इकट्ठा किया मतलब एक जगह लिख लिया, और उन सारी क्रियाओं को उनके एक जैसे होने के आधार पर, यानी कि एक जैसी जितनी भी क्रियाएं हैं उनको हमने अलग अलग भागों में बांट दिया, अलग अलग विभागों में बांट दिया। जैसे क्रय विभाग में हमने क्या किया, माल को खरीदना, मशीनों को खरीदने का काम रखा। उत्पादन विभाग में हमने क्या किया, माल को रखना और माल को बनाने से संबंधित कार्य को रखा गया। विपणन विभाग यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसमें क्या किया जाएगा, सेल का भी काम इसमें किया जाएगा और एडवर्टाइजमेंट का भी काम इसमें किया जाएगा। वित्त विभाग में क्या है, पैसे की उपलब्धता कहाँ से होगी उससे संबंधित सारे कार्य इस विभाग में किए जाएंगे, और अकाउंट्स का काम, ऑफिस का काम भी इस विभाग में किया जाएगा। एचआर विभाग क्या होगा, लेबर से रिलेटेड, उनको प्रशिक्षण दिलाने से रिलेटेड, लेबर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम किए जाएंगे। तो जब हम अलग अलग विभाग बना लेते हैं इस प्रकार से, कार्यों के आधार पर हमने विभाग बनाए कि इसमें ये काम किया जाएगा, इस वाले विभाग में ये काम किया जाएगा, इस वाले विभाग में ये काम किया जाएगा। तो जब हम कार्यों के आधार पर पूरा का पूरा ढांचा तैयार कर देते हैं तो इस चीज़ को बोला जाता है कार्यात्मक ढांचा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो यही हमारा संगठन ढांचे का पहला प्रकार है। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। तो उसी चीज़ को हम कार्यात्मक संगठन ढांचा कहते हैं। इसके अंतर्गत पूरी की पूरी संस्था के समस्त कार्यों को, जितने भी कार्य हैं उनके आधार पर बांटा जाता है। अर्थात पूरी संस्था में जितने भी कार्य किए जाने हैं उन सभी कार्यों को मुख्य मुख्य कार्यों के आधार पर विभागों में बांट दिया जाता है। जैसे मेन मालिक है, यानी कि ये शेयर होल्डर्स हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो शेयर होल्डर्स ने अपने अंडर में एक बंदा रखा हुआ है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके अंडर में 5 प्रबंधक हैं। एक परचेज डिपार्टमेंट का हेड, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, एक मार्केटिंग का हेड, एक फाइनेंस का हेड और एक एचआर हेड। तो 5 डिपार्टमेंट बना दिए और 5 डिपार्टमेंट के एक एक हेड किसके अंडर में काम कर रहे हैं, सीईओ के अंडर में। इनके भी सब हेड्स होंगे, लास्ट क्लास में बताया था। तो मेनली हमने किस प्रकार से बंटवारा किया है, समस्त क्रियाओं को हमने इन 5 विभागों में ही बांट दिया। तो कार्यों के अनुसार हमने 5 विभागों का विभाजन कर दिया। तो जब इस प्रकार से बंटवारा किया जाएगा तो ये हमारा कहलाएगा कार्यात्मक संगठन ढांचा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख सकते हो। अब इसके फ़ायदे और नुकसान बताने हैं। तो फ़ायदे आप देख सकते हो, इसमें जो प्रबंधक हैं 5 प्रबंधक अलग अलग हो गए, इसके अंडर में जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो 5 प्रबंधक हैं। परचेज डिपार्टमेंट को परचेज मैनेजर संभालेगा, इसे प्रोडक्शन मैनेजर संभालेगा, इसे मार्केटिंग मैनेजर संभालेगा, इसे फाइनेंस का मैनेजर संभालेगा, इसे एचआर का मैनेजर संभालेगा। तो जब इस वाले मैनेजर को पता है कि मुझे केवल परचेज से रिलेटेड ही काम करने हैं, तो वो अपने काम के अंदर और ज़्यादा कुशल होता चला जाता है, क्योंकि उसे इसके अलावा कोई दूसरे काम के अंदर हस्तक्षेप नहीं करना। तो ये वाला जब बंदा परचेज का ही काम करेगा तो इससे प्रबंधकों के अंतर्गत कुशलता बढ़ती चली जाती है, क्योंकि इसे केवल परचेज का काम करना है, इसे केवल मार्केटिंग का काम करना है, इसे केवल एचआर का ही काम करना है। तो इसका फ़ायदा ये रहता है कि जब अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, अगर मान लो सीईओ को ही सारे काम करने होते हैं तो वो किसी भी काम के अंदर निपुण नहीं हो पाता, मतलब प्रबंध इतना अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि सारे के सारे काम कर रहे हैं, कभी कोई यहाँ से आ रहा है, कभी कोई वहाँ से आ रहा है, तो इसमें ये परेशान हो जाता है। यानी कि एक ही प्रबंधक अगर सारे के सारे काम करेगा तो इतनी कुशलता नहीं आ सकती।
लेकिन अगर हमने कार्यों के आधार पर इनका वर्गीकरण कर दिया तो और हर एक व्यक्ति को एक ही काम सौंपा, तो इससे क्या होगा, प्रबंधकों के अंतर्गत कुशलता बढ़ेगी। और इसी से हमारा सेकंड पॉइंट भी बन जाता है कि परचेज डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं उन्हें पता है कि मुझे केवल परचेज का ही काम करना है। इसके अंडर में यानी कि परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड है उसके अंडर में और भी लोग होंगे, लेकिन उन्हें इतना पता है कि हमें माल बनाने का काम नहीं करना, केवल माल खरीदने का काम करना है। इनको क्या पता है कि हमें केवल माल बनाना है, माल खरीदने का या बेचने का काम नहीं करना। इन्हें भी पता है कि हमें ना तो खरीदना है ना बनाना है, हमें केवल बेचने और एडवर्टाइजमेंट का काम करना है। इन्हें पता है कि केवल हमें फाइनेंस का और अकाउंट्स का ही काम देखना है। तो जब हर एक व्यक्ति को अपनी योग्यता के बारे में पता है, अपने काम के बारे में पता है, तो वो उसी काम को करता है। और जब उसी काम को करेगा तो बार बार अपने काम के अंदर बार बार करने से परफेक्शनेस आती चली जाती है, स्पेशलाइजेशन आता चला जाता है, तो विशिष्टीकरण के भी लाभ प्राप्त होते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा स्पेशलाइजेशन। तो जब उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है तो उसके अंतर्गत क्या है, उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने के क्या कारण होते हैं कि जब एक ही काम को बार बार किया जाता है तो वो बार बार करने से उस काम में निपुणता आती रहती है। तो इन डिपार्टमेंट के लोगों को पता है कि हमें यही काम करना है, तो वो बार बार करने से उनके काम में निपुणता आती चली जाती है और निपुणता के कारण संस्था को लाभ पहुँचता है। तो दोनों पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि इन्हें पता है कि एक बार यही काम करना है, तो इसके जो हेड है उनकी कुशलता में भी वृद्धि होती है, इनकी कुशलता में वृद्धि होती है, इनकी कुशलता में वृद्धि होती है, फलस्वरूप संस्था को लाभ पहुँचता है। और दूसरा, इनके डिपार्टमेंट के लोग, यहाँ तक कि ये डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको भी, कि हमें पता है कि केवल यही काम करना है, तो जब काम को बार बार करते जाओगे तो स्पेशलाइज होते चले जाओगे, विशिष्टीकरण के लाभ मिलते हैं। समन्वय की स्थापना, इसके डिपार्टमेंट या इनके डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट जो हो, उसके जितने भी लोग हैं वो आपस में, उनको काम का पता है कि मुझे ये काम करना है, तो वो अपने काम के अंदर सभी लोगों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। ये जो इसका हेड है, इसके अंडर में और भी बहुत सारे लोग होंगे, तो आपस में सब में तालमेल बनता चला जाता है। इसी चीज़ को हम समन्वय कहते हैं। इनका इनके साथ समन्वय की बात नहीं कर रहा मैं केवल इन्हीं डिपार्टमेंट के अंदर के लोगों का आपस में समन्वय कह रहा हूँ। तो इस तरह से आपस में समन्वय बनता चला जाएगा। जैसे अगर मैं वित्त के विभाग की बात करूँ जो आपसे रिलेटेड भी है, कि इसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी आता है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक सीए होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक एसोसिएट अकाउंटेंट होगा, एक चीफ अकाउंटेंट हो गया, एक एसोसिएट अकाउंटेंट हो गया, और फिर बाकी नॉर्मल अकाउंटेंट हो गए। तो जो नॉर्मल अकाउंटेंट है उसे एसोसिएट अकाउंटेंट के अंडर में काम करना है, एसोसिएट अकाउंटेंट को चीफ अकाउंटेंट के अंडर में काम करना है। तो आपस में एक दूसरे के काम का बारे में पता है, तो उनको आपस में तालमेल बनाना ही पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली तालमेल बनता भी चला जाता है। इनको इन लोगों के साथ या इन लोगों के साथ तालमेल नहीं बनाना, इनको अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर के लोगों के साथ तालमेल बनाना होता है। इसी चीज़ को बोला जाता है समन्वय। तो समन्वय की इनके अंतर्गत स्थापना होती चली जाती है। कार्यों को कम से कम दोहराया जाता है। मतलब आप इस पूरे डिपार्टमेंट में देखो, इन सभी डिपार्टमेंट में देखो कि क्रय का जो काम है वो केवल यही कर रहे हैं, क्रय का काम इन लोगों के हाथ में नहीं है। तो परचेज का जो काम है वो बार बार दोहराया नहीं जाता, बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं होती। प्रोडक्शन का काम बार बार दोहराया नहीं जाता। एक जगह जो फैक्ट्री में काम हो रहा है वो यहीं पे हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्शन का काम नहीं होगा। तो एक जैसे दो दो डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्या बोला जाता है, डिपार्टमेंट दो दो नहीं बनाए जाते, अर्थात कार्यों को कम से कम दोहराए जाते हैं, यानी कि दोहराया जाता ही नहीं है। और इसका एक बेनिफिट और ये भी है कि जब कभी ट्रेनिंग देने की बात आती है, तो ट्रेनिंग अगर हमें लोगों को देनी है, यानी कि कर्मचारियों को देनी है, तो हमें पता है कि केवल इन लोगों को देनी है ट्रेनिंग, तो खाली परचेज से रिलेटेड ही ट्रेनिंग देनी है। इन लोगों को अगर ट्रेनिंग देनी है तो फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है। इनको माल बनाने से संबंधित ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे केवल विभाग से संबंधित गतिविधियों का ही प्रशिक्षण देना पड़ता है, समस्त कार्यों वाले। यानी कि अगर हमें विपणन विभाग के लोगों को ट्रेनिंग देनी है, यानी कि मार्केटिंग के लोगों को ट्रेनिंग देनी है, तो केवल मार्केटिंग का ही काम सिखाएंगे हम उन्हें। मार्केटिंग की जो आजकल की टेक्नोलॉजी केवल उनके बारे में बताएंगे, माल बनाने से संबंधित या अकाउंट से संबंधित जानकारी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये इनके फ़ायदे हैं। नुकसान क्या है, संगठन के उद्देश्यों की अवहेलना हो जाती है। संगठन के उद्देश्य कैसे, संगठन के उद्देश्य बनाए गए थे यहाँ मालिकों ने, जो इन्होंने नियोजन किया था, योजना बनाई थी। तो ये जो विभाग वाले हैं, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है जो उसके बारे में बता रहा हूँ आपको, कि इस विभाग को पता है कि हमें केवल परचेज का काम देखना है, तो इन्हें उत्पादन से कोई मतलब रहता ही नहीं है। ये केवल अपने भले बुरे के बारे में सोचते हैं और स्वार्थी हो जाते हैं। तो स्वार्थी होने की अवस्था में ये केवल अपने बारे में सोचते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट जितना अच्छा हो जाएगा उतना बेटर है।
अगर एसी लगाने की बात भी आती है तो ये अपने यहाँ पर एसी लगवाना चाहेंगे। ये क्या कर रहे हैं, ये गर्मी में मर रहे हैं, ये गर्मी में मर रहे हैं, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तो संगठन के उद्देश्यों की अवहेलना होती है, एक दूसरे के साथ तालमेल में भी कमी होती है और हितों में भी टकराव होता है। ये तीनों पॉइंट एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। जितने भी संगठन हैं, जितने भी विभाग हैं, उनमें आपस में तालमेल कम रहते हैं। परचेज वाला कहेगा भैया मैं जब माल खरीदूंगा तभी तुम बना पाओगे, या फिर उत्पादन विभाग वाला बोलेगा कि जब तक मुझे यहाँ से माल नहीं मिलेगा मैं बनाऊँगा कहाँ से। और इसी की वजह से ये वाले भी परेशान रहते हैं। ये कहेंगे हम बेचेंगे कब, हमें तो मिला ही नहीं माल। इनके पास गए तो ये बोलेंगे कि हमें माल खरीद के नहीं दिया तो हम बनाएंगे क्या। इनके पास गए तो कहते हैं जब हमारे पैसे ही नहीं दिए वित्त विभाग वालों ने तो हम कहाँ से बनाएं। तो आपस में इन सब के अंदर टकराव रहता है और आपस में तालमेल की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है। तालमेल इनके अंदर तो रहता है लेकिन आपस में इन सब के अंदर बहुत ही मुश्किल से बन पाता है, और जब आपस में लड़ते मरते रहते हैं तो इस वजह से संगठन का जो उद्देश्य है वो भी पूरा इतने ढंग से नहीं हो पाता। तो ये तीनों पॉइंट मैंने आपको समझाए। संगठन के जो उद्देश्य हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है, केवल अपने बारे में सोचते हैं ये लोग। एक दूसरे विभाग के साथ तालमेल पूरा नहीं हो पाता और हितों में भी टकराव रहता है। मान लीजिए अगर 4 कंप्यूटर नए आ गए या 4 लैपटॉप नए आ गए तो वित्त विभाग वाला कहेगा कि ये 4 लैपटॉप मुझे दे दीजिए क्योंकि अकाउंट्स का काम मुझे करना है। मार्केटिंग वाला कहेगा भी मार्केटिंग के वाले लोगों की तो जरूरत है, ये मुझे मिलना चाहिए। उत्पादन वाला कहेगा भी आजकल की चीज़ मशीनें हैं उनको कंप्यूटर के साथ अटैच करना ज़रूरी है, मुझे मिलना चाहिए। ये भी यही बात बोलेगा। तो हितों में आपस में टकराव रहता है। जैसे मैंने अभी मजाक में ही आपको बताया एसी लगाने की बात, तो एसी लगाने की बात अगर आती है कि अगर ऊपर से अप्रूवल आ जाता है यहाँ से कि एसी लगाए जाएं, तो वो सभी के सभी एसी यही लगवाना चाहेगा या फिर ये लगवाना चाहेगा या फिर ये। तो या अगर पूरी फैक्ट्री में एक गाड़ी है ट्रांसपोर्ट के लिए तो कभी ये मांगेगा, कभी ये। तो आपस में ही हितों में टकराव रहता है। हर कोई अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है, हर एक डिपार्टमेंट अपने आप को बेटर दिखाने की कोशिश करता है। और लास्ट पॉइंट इसमें नुकसान में क्या आ जाता है कि कर्मचारियों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता। कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं उन्हें उत्पादन के बारे में जानकारी नहीं होती, बेचने के बारे में जानकारी नहीं होती, अकाउंट्स के बारे में जानकारी नहीं होती, HR के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती। इसी तरह से ये वाले हैं इन्हें उत्पादन के और परचेज़ के बारे में जानकारी नहीं होती। इसी तरह से ये वाले इन्हें परचेज़ के बारे में जानकारी नहीं होती। इसी तरह से ये वाले इन्हें अकाउंट्स के बारे में जानकारी नहीं होती। तो एक दूसरे के विभाग की क्रियाओं के बारे में इतनी जानकारी ना होने के कारण जो कर्मचारी हैं वो केवल एक ही कुएं का मेंढक बन करके रह जाता है, उसे पूरे समस्त क्रियाओं का नॉलेज नहीं हो पाती। तो इसलिए कर्मचारियों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता। तो ये मैंने आपको बताया ढांचा कि जब काम को, अनेक कामों को मुख्य इन 5 या 4 विभागों में बांट दिया जाता है, विभागों में बांटा जाता है, तो उसे हम इस प्रकार के ढांचे को क्या बोलेंगे, कार्य के अनुसार ढांचा। आप देख सकते हैं इसमें केवल क्रय का काम किया जा रहा है, इसमें केवल उत्पादन का काम किया जा रहा है, इसमें केवल विपणन का काम किया जा रहा है, मार्केटिंग का, इसमें केवल फाइनेंस का और इसमें HR का। तो जब काम के अनुसार बंटवारा किया जाए पूरे के पूरे समस्त कार्यों का तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्यात्मक संगठन ढांचा। ये फायदे, ये नुकसान। नेक्स्ट क्लास में अगले दूसरा प्रकार करेंगे इसका।